हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्किल्स यात्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में। और हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज लगते हैं, कॉस्ट लगता है, एक टाइम लगता है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट अपने निर्धारित जो प्लान्ड कॉस्ट हो या प्लान्ड टाइम हो, अगर उससे एक्सीड करता है तो वो प्रोजेक्ट फेल्योर माना जाता है। तो हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम हो सकते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में हो, हैवी इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं। लेकिन हर एक इंडस्ट्री में, चाहे हम कंसल्टिंग में हो सकते हैं, हमें कोई काम मिला है, हमें कोई इंजीनियरिंग की रिपोर्ट देनी है, हम हमें कोई वैल्यूएशन करके देना है, हमें कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके देनी है, कोई स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बना के भेजना है। तो हर एक में हमारे पास टाइमलाइन होता है। ये टाइमलाइन आपके पास 2 वीक हो सकता है, 1 महीने हो सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। वो प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल 4 साल में कंप्लीट होते हैं। लेकिन हर जगह बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं कि हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड विद इन बजट। तो दोस्तों, ये सब तो देखिए, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की है। हम सभी को पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है ना? तो हम इसकी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। जो फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या जो हम ये कह लें ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसको कई सारे प्रोसेस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है पीएमआई ने। तो पीएमआई मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जो कि काफ़ी जिसकी इंडस्ट्री में वैल्यू है और एक अच्छा सर्टिफिकेशन माना जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे शुरू शुरू में आप प्रोजेक्ट में प्लान इनिशिएट करेंगे, फिजिबिलिटी करेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने समय में मेरा रिटर्न वापस आ जाएगा, पेबैक कितना होगा, कितना मेरा आईआरआर होगा। तो ये सब आप इनिशिएटिंग प्रोसेस में करते हैं। जब प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप जो है ना अप्रूवल वगैरह लेते हैं, तो इनिशिएटिंग, फिर आप एक बार आपके प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट ने अप्रूवल दे दिया या कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, फिर आप जो है उसकी प्लानिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और आपने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो आप एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग स्टार्ट करोगे। फिर आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के साथ साथ आप मॉनिटर करोगे कि चीज़ें सही से जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और अंत में क्लोज करोगे। तो ये जो टिपिकल प्रोसेस है, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है क्योंकि ये एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए है। छोटे प्रोजेक्ट में, स्पेशली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, ये चीज़ें शायद इस तरीके से फॉलो नहीं होंगी। लेकिन जो बेसिक फंक्शनल एरियाज हैं और जो बेसिक जो लाइफ साइकिल है, वो फंडामेंटली सेम है। तो मैंने बात की फंक्शनल एरिया की। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो फंक्शनल एरियाज हैं, स्कोप है, शेड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, प्रोक्योरमेंट, सेफ्टी, कम्युनिकेशन, रिस्क, सबके बारे में आपको पता है। अब स्कोप क्या होता है ना? तो स्कोप के बारे में आपको बता देते हैं, आपको पता भी होगा। देखिए, स्कोप जो है वो है, एक आपने टर्म सुना होगा, WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो स्कोप मतलब कि भाई मुझे एक काम मिला है, अगर हम उस काम को को कंपेयर करें एक एप्पल से, तो मेरा जो टोटल स्कोप है, जो मुझे काम मिला है, वो एक एप्पल की तरह है। अब उस एप्पल को, सेब को जो है, मैं 2 पार्ट में काट सकता हूँ, 4 पार्ट में काट सकता हूँ, 10 पार्ट में काट सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो मैं अपने, जो मेरा टोटल स्कोप है, उस काम को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करता हूं, वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, है ना? तो ये आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक हायरार्किकल, ये एक जो है डिवीजन किया हुआ है कि एक प्रोजेक्ट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 1 के 2 पार्ट किए, फिर 1.1 के 2 पार्ट किए, 1.1, 1.2, फिर 1.1 के 2 पार्ट किए, है ना? सिमिलरली ये जो 2 है, इस 2 के 3 पार्ट किए। तो ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये अब आपको यहाँ पे आके दिखाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना? तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में जो है कई सारी चीजें होती हैं। आप इंजीनियरिंग करोगे, आप बड़े बड़े इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, टरबाइन, जनरेटर, ये सब चीजें खरीदोगे। आप जो है साइट पे कंस्ट्रक्शन कराओगे, और इंस्टॉलेशन कराओगे, और फिर साथ ही साथ इतनी सारी चीजों का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे कि क्या चीज कहाँ से खरीदनी है, कितने करोड़ में खरीदनी है ना? दसियों कॉन्ट्रैक्टर, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर काम करेंगे, तो साइट पे उनका मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो है ना, पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको मैं, ये यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा है, इसको मैं 4 पार्ट में बांट सकता हूँ: इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर इंजीनियरिंग में भी कई सारे एरियाज होंगे, मेरे कई इक्विपमेंट हैं, तो बॉयलर की इंजीनियरिंग, पावर हाउस बिल्डिंग की इंजीनियरिंग,
है ना, मेरे कंट्रोल सिस्टम, जो मैं प्लांट में कंट्रोल रूम में बैठ के जो पूरे प्लांट में कहाँ पे कितना प्रेशर है, टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना करंट है, कहाँ पे कितनी फॉल्ट है, तो ये सारी चीजें जो मैं कंट्रोल रूम में देखूंगा वो। इसके अलावा मिसलेनियस इंफ्रास्ट्रक्चर साइट में जो लोगों के रहने के लिए, अगर कोई लेबर क्वार्टर है, साइट मैनेजमेंट की ऑफिस है, रोड्स है, सिक्योरिटी है, तो ये सारी चीजें, तो हर एक पार्ट की जो इंजीनियरिंग होगी, तो इंजीनियरिंग को भी मैंने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब कि जो मेरा स्कोप है, जिसकी हमने तुलना एप्पल से की थी, सेब से, तो अपने वर्क को मैं किस प्रकार से डिवाइड करता हूं, वो डिवीजन, वो हायरार्किकल डिवीजन इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो स्कोप मैनेज करना क्यों जरूरी है? आप ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। स्कोप मैनेज करना इसलिए जरूरी है कि भैया आपने जब शुरू में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, या मान लो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मान लो आपके विद इन द डिपार्टमेंट, मान लो एक डिपार्टमेंट ने इंजीनियरिंग, मान लो सेल्स ने इंजीनियरिंग को बोला, सेल्स एंड मार्केटिंग ने, कि भैया ये नया प्रोडक्ट आप तैयार करो, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन को, तो क्या तैयार करें, कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब आप शुरू में आप एक स्कोप डिसाइड करते हो, और उस स्कोप के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी चीज़ें तैयार करते हो, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो, उसको बिल्ड करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो। तो अगर आपको शुरू में पता नहीं रहेगा कि स्कोप क्या है, तो क्या होगा कि बाद में जो है वो आपको क्या बिल्ड करना है वो आपको पता ही नहीं रहेगा। और अगर हम इसकी सिंपल तुलना करें कि जैसे आप लोग, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अगर मान लो आपने कस्टमर से कोई डील की है कि यार मुझे एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट में मिनिमम ये फीचर रहेगा। अब कल को जो है उसके लिए फिर आपने बोला कि सर इसके लिए मुझे 3 वीक लगेंगे, और मैं लेट से वट एवर, मैं लेट से 50,000 रुपीज या वट एवर 1 लाख रुपीज या 25,000 रुपीज मैं चार्ज करूंगा या करूंगी। अब कल को जो है क्लाइंट बोलता है यार इसमें तो वो ट्रांजैक्शन वाला, ई कॉमर्स वाला वो फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है, इसमें तो ये स्टोरेज का ये है, इसमें वो 2 साल का जो होस्टिंग फी है वो भी इसमें इंक्लूडेड करो, ये वो। तो आपको शुरू में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया ये जो काम मिला है इसका स्कोप क्या है। अगर वो आप निर्धारित नहीं करोगे तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे, आपका जो है क्लाइंट से डिसएग्रीमेंट होगा। और शुरू में ही अगर आपकी क्लैरिटी रहेगी, इसीलिए कई बार जो फ्रीलांसर रहते हैं उनसे ये चीज मतलब जनरली ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप की चीज ले लो, या एक आप एक ईमेल में ही एक क्या काम करना है और उस काम के लिए कितना पैसा और कितना टाइम, ये अगर चीज आपने क्लाइंट के साथ डिसाइड कर ली, तो क्लाइंट भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। आप मेजर कर सकते हो कि जो काम आपको बताया गया था वो आपने दिया कि नहीं दिया। सॉरी मैंने इसमें इतना टाइम ले लिया, लेकिन भैया ये जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली हम जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो हम फ्रीलांसर और जो कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट टाइप के जो लोग हैं, या जो अपना बिजनेस छोटा सा कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम छोटे स्मॉल बिजनेस रहते हैं, स्मॉल प्लेयर रहते हैं, तो हम हमेशा जो है हम्बल रहते हैं या बहुत डरते हैं कि यार मतलब ठीक है क्लाइंट कहीं नाराज ना हो जाए। बात नाराजगी की नहीं है, बात ये कि आपको एक एक लिमिटेड टाइम में और एक लिमिटेड पेमेंट में जो भी है आपको वो चीज करके देनी है। तो अगर वो चीज आपको पता नहीं है, वो बढ़ती जाएगी, तो आप, क्लाइंट भी कंफ्यूज रहेगा और आपका भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, है ना। तो दोस्तों ये स्कोप, ये एक ऐसी चीज है जो कि जनरली ओवरलुक हो जाती है, इसलिए इसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद शेड्यूल आपको पता ही है, टाइमलाइन कि भैया इतने समय के भीतर ही करके देना था। कॉस्ट कि वो सब आपको पता है। क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊंगा और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट, आप अगर खरीदने जा रहे हो तो आपने आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट को जो चीज मीट करे वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस है। अगर मैं जा रहा हूँ, चायूज में जा रहा हूँ, या अगर मैं एक ठीक ठाक एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि यार मुझे खाना, एक तो सबसे पहले वहाँ पे ठीक ठाक बैठने की जगह हो, क्लीनलीनेस हो, जो भी हमें सर्व करने आए उनका पोलाइट अच्छा सा बिहेवियर हो, स्माइल के साथ, और फिर हमारा खाना टेस्टी हो और वैल्यू फॉर मनी हो। तो अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये पूरी होती है तो हम फिर वहां बार बार जाएंगे, अपनी फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करेंगे। तो वो अगर ये चीज मीट हो रही है तो वो क्वालिटी
वहाँ सर्विस मिल रही है। अब अगर मैं ये सोच के जाऊं कि यार मतलब वहां पे मुझे ताज होटल या वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, तो समझ रहे हैं आप कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्वालिटी इज मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो अगर क्लाइंट ने मुझसे मांगी है साइकिल और मैं उसको साइकिल दे रहा हूं, तो आई एम मीटिंग द क्वालिटी। क्लाइंट ने मुझे पैसा दिया साइकिल का और उसमें अगर मैं उसको कार दे रहा हूं, तो ये क्वालिटी नहीं है, इट इज एट माई लॉस, है ना। तो इसके बारे में ये मैं एक बहुत हाई लेवल मैंने बात की है। हम इसके बारे में नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में, उसके बारे में हम इसको टेक्निकली इसको समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।